हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज रेवोल्यूशन एंड चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद हम करते हैं जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिवेलप होता है। तो आज हम करेंगे चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट ऑफ चाइना करेंगे। मीन जब 1 अक्टूबर 1949 को चाइना को इस्टेब्लिश किया जाता है, यूनिफाई किया जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। तो इसके लिए चाइना में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होती है। आज के टाइम में जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4th कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1982 में फ्रेम किया गया था। तो इससे पहले 3 और कॉन्स्टिट्यूशन थे जो चाइना में चल रहे थे। तो सबसे पहले क्या था, जब 1949 को चाइना इस्टेब्लिश होता है तो सबसे पहले प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन होता है जो 5 इयर्स के लिए चलता है, 1949 से लेकर 1954 तक। क्योंकि उस टाइम जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको नहीं पता था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है कब रन करना स्टार्ट होगा। उस टाइम रेवोल्यूशन की सिचुएशन थी। उस टाइम क्या हो रहा था कि जो KMT पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनलिस्ट है, वो अपनी सत्ता जमाना चाहती थी एंड कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता जमाना चाहती थी। तो इन दोनों में जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है एंड जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो फोर्मोसा आइलैंड, जिसको आज के टाइम में ताइवान कहा जाता है, इसमें चली जाती है। तो इस तरह जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसको पहले प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रन किया जाता है। सो आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना they adopted a common program for the running of administration। एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए कॉमन प्रोग्राम है, इसको ही चूज किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस है, इसको सेटअप किया जाता है, जिसमें 600 से भी ज्यादा मेंबर्स थे। तो इसका जो फर्स्ट सेशन है दिसंबर 21 से लेकर 30 तक 1949 में होता है एट पैकिंग, जिसको आज के टाइम में बीजिंग भी कहते हैं। तो चाइना की जो असेंबली है इसको असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जी भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग हो गया जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, चाइना की असेंबली है, वो रेडी है, यही काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगी। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कैसे थी, जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसमें चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें 600 से भी ज्यादा जो मेंबर्स थे वो आए थे। जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट प्रोविंसेस से एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आए थे, क्योंकि 1949 तक और भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्रेम हो चुकी थी। तो वो जो डिफरेंट पार्टीज थी वो भी क्या होती हैं, इस कमेटी का मेंबर बन जाती हैं। इस असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होती है और जितने भी प्रोविंसेस थे वो प्रोविंसेस के मेंबर भी इस कमेटी में आ जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस रेडी है। तो ये कॉन्फ्रेंस है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगी, जो स्टेट की लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो जुडिशियल पावर थी, जिस सभी पावर इसके पास थे, जिस सभी पावर्स क्या कर रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए थी उनके पास थी। आगे इनका मेन काम क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी प्रिपेयर करना। तो इस असेंबली में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया जाता है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी रन किया जा रहा है। तो जो जे ऑर्गेनाइजेशन और या फिर हम कह सकते हैं जे असेंबली कॉन्फ्रेंस थी, तो एक 56 मेंबर्स सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट काउंसिल है, इसको सेटअप करती है। जो सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट काउंसिल है इसमें 56 मेंबर थे एंड इस काउंसिल में माओ टंग जे क्या थे, चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, जो सेंट्रल लेवल पर सभी की सभी एडमिनिस्ट्रेशन पावर यूज करेगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मान लो असेंबली है, पार्लियामेंट है,
इसमें जो मेंबर्स बैठे हैं वो मेंबर्स के पास सभी पावर्स हैं, लेकिन सभी पावर वो खुद यूज नहीं करती, बल्कि जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो यूज करते हैं। उसी तरह आप मानिए जो जे काउंसिल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, इसमें 600 से भी ज्यादा मेंबर थे, लेकिन जो काम करना था उसके लिए 56 मेंबर इस असेंबली से ही इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें जो सभी की सभी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है इनको दी जाती है ताकि जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर सके। एंड इसमें माओ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी में, तो उसी को ही इस काउंसिल का चेयरमैन है वो मनाया जाता है। इस तरह वहां पर 5 साल है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इन्हीं 5 इयर्स की बिटवीन ही इनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद जब उसको अडॉप्ट किया जाता है तो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो जे कॉमन प्रोग्राम है जे अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1954, जिसको हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चाइना का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1954 में बनता है। तो जो जे कमेटी थी, असेंबली थी, जे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करती हैं, लेकिन जो कमेटी है उसने ड्राफ्ट करना था, इसके लिए 30% की कमेटी है अंडर द चेयरमैन ऑफ माओ जेडोंग। माओ जेडोंग, माओ टस्ट, इसका ही नेम है माओ जेडोंग। तो इनके अंडर है एक कमेटी सेटअप की जाती है इन जैन 1953 में। जो प्रोविजन थे, जो ड्राफ्ट बनाना था, तो एक तरह से जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, इसमें 30% थे। तो इनका जो ड्राफ्ट है बाय 1954 ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो इसको रेटिफाई कर लेती है, इसको अप्रूव कर लेती है, और इसके बाद जो चाइना का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ जाता है। तो सितंबर 20, 1954 को जो फर्स्ट नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसको अप्रूव कर देती है। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो क्या है, लेजिस्लेचर। जैसे इंडिया में लोकसभा है वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इंडिया की पार्लियामेंट, और वहां पर एक ही हाउस है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो इसको अप्रूव कर देती है। सो ऑन नवंबर 4, 1954 को जो चाइना का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जे केम इनटू द फोर्स। तो जो जे 54 का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 108 आर्टिकल्स थे एंड 4 चैप्टर्स थे। जो चैप्टर्स थे इसमें क्या था, इसमें प्रॉपर डिवीजन की गई थी। जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल में जो कुछ भी होगा उसको अच्छे वे से ऑर्गेनाइज किया गया था। इनमें से जो चैप्टर 2 है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स है, इनको डिफाइन किया गया था। उस टाइम सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे। सो जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में क्या मेंशन करते हैं, प्रेम्बल मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी को सोशलाइज करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो इंडस्ट्री सेक्टर है, तो इनका नेशनलाइज किया गया, सोशलाइज किया गया। एंड पीपल्स डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें लोगों की डिक्टेटरशिप होगी, किसी एक पर्सन का रूल नहीं होगा, पीपल्स डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। एंड सुपरमेसी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, इसको भी प्रेम्बल में डिफाइन किया गया था। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1954 है जो प्रिपेयर हो जाता है, और इसमें जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, उसकी प्रोविजंस भी बताई गई हैं। वो प्रोविजंस कैसी हैं, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। बाइकैमरल नहीं, यूनिकैमरल, जिसमें नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, यही एक हाउस है। जो लेजिस्लेचर बॉडी है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, सभी की सभी लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस यही कांग्रेस है, यही बनाती है। लेकिन उस टाइम जो टर्म होती थी वो 4 इयर्स की होती थी। मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसको 4 इयर्स के लिए ही इलेक्ट किया जाता था। एंड इसकी वर्किंग के लिए, इसकी हेल्प के लिए फॉर्मेशन
ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी प्रोविजन की गई थी। आज भी चाइना में स्टैंडिंग कमेटीज हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्टैंडिंग कमेटी जब कांग्रेस सेशन में नहीं होती तो सभी की सभी पावर स्टैंडिंग कमेटी ही यूज करती है। इस तरह की लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। उसके बाद जो एग्जेक्टिव है उसमें प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के साथ स्टेट काउंसिल है, इसको भी डिफाइन किया गया। तो प्रेसिडेंट जो पूरे देश का हेड होगा, पूरे डिसीजन लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा। स्टेट काउंसिल इसको हेल्प करती थी, जो डिफरेंट मिनिस्टर थे। जब प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा था तो अभी स्टेट काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देन जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, इसको इस्टेब्लिश किया गया। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, लाइक दिस जो पीपल्स कोर्ट है ये इनकी सुप्रीम हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। एंड इसमें जो भी प्रोविजन की गई, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, इसके लिए स्पेशल 2/3 मेजोरिटी के साथ जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसमें पास होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम की प्रोविजन नहीं की गई है। इस तरह जहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे होगा, वो सभी प्रोविजन 54 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की जाती हैं। तो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1975, जो 54 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसके बाद 75 में आफ्टर 21 ईयर्स के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। क्योंकि इन टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो अप्स एंड डाउन्स है, वो राइज हो जाती हैं। तो 1957 में एंटी राइटिस्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, जो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। उसके बाद 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन आती है, जो खुद ही अपनी डिफाइन करती है कैसे जो चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें चेंजेस आए थे। जो कल्चरल रेवोल्यूशन है वो हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे कल्चरल रेवोल्यूशन आती है। फिर 1966 में जो उस टाइम प्रेसिडेंट लियो शाओकी थे, इन पर जो पॉलिटिकल डिनाउंस्ड है वो किया जाता है, मींस इनको सत्ता से हटा दिया जाता है, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जो भी कंट्रोल था, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। और 1969 में रेवोल्यूशनरी कमेटीज बन जाती हैं। कहाँ? गवर्नमेंट काउंसिल बनी हुई थी और अब क्या बन गई? रेवोल्यूशनरी कमेटीज बन गई। तो इसीलिए 1975 में जो माओ जेडोंग है, ये क्या करते हैं? नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की बात करते हैं। तो माओ जेडोंग फॉर्मुलाइज पावर थ्रू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मीटिंग होती है, जिसमें 30 आर्टिकल्स ही होते हैं और 30 आर्टिकल्स के थ्रू जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रेम हो जाता है। तो इसके साथ जो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन है, मींस जो प्रेसिडेंट है, इस ऑफिस को रिमूव कर दिया गया। तो 75 में प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म होगी। तो इसके बदले जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके पास ही सभी पावर्स होंगी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड था उसके पास सभी पावर्स आ जाती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। एंड इस आर्टिकल्स में क्या किया गया? जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कम कर दिया गया। पहले क्या थे? 108 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब इसको रिड्यूस कर 30 आर्टिकल्स कर दिया गया, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कम किया जाता है। एंड जो टर्म ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी इसको इंक्रीज कर 4 से 5 ईयर कर दिया जाता है। तो ये मेन चेंजेस आते हैं। तो 1975 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, क्योंकि पॉलिटिकल अपराइजेस थे, इनको खत्म करना था। माओ जेडोंग है, उन्होंने पावर्स को फॉर्मलाइज करना था, इसीलिए 75 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। और उसके बाद जो 1978 है इसमें भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, क्योंकि जो माओ जेडोंग थे 1976 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के बाद सिचुएशंस है दोबारा से चेंज हो जाती हैं।
तो इसके लिए जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं, जो नए हेड होते हैं, वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं। तो माओ डाइड इन 1976, सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उसके बाद गैंग ऑफ फोर में जो 4 पर्सन थे जो माओ के सपोर्टर थे, जिसमें माओ की वाइफ भी थी, जी 4 कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स थे, इनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह जो माओ को फेवर करते थे, में जो माओ की गैंग में इंक्लूड थे, इनको डिटेन कर लिया गया। क्योंकि इस टाइम गो फेंग है जिन्हें चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बन जाते हैं। तो जिन नए चेयरमैन थे वो माओ की जो आइडियोलॉजी थी, माओ के जो काम करने के वे थे, जो माओ ने उस टाइम कल्चरल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, इनके अंगेज थे। तो इस तरह न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो डिसीजन लेते हैं। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है ऑन मार्च 5 1978 को बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इट वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड, मींस इस पर कोई भी विद्रोह नहीं करता है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक्सेप्टेबल होता है। जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें अब 60 आर्टिकल्स थे, पहले में 30 थे, अब 60 आर्टिकल्स थे एंड चैप्टर 4 थे। इसमें जो आइडियोलॉजी है वो सेम ही मेंटेन की गई थी। कौन से? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म। इट मेंटेन सेम आइडियोलॉजी ट्यून ऑफ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म। तो इस तरह जो 1978 था इसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो माओ की डेथ के बाद बनता है। लेकिन माओ के जो व्यूज थे, जो उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए किए थे, उसकी आइडियोलॉजी को वो एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह 1978 का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ साल ही चलता है। आफ्टर 4 इयर्स 1982 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसको हम आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्योंकि उसके बाद जो इकोनॉमी में डिजास्टर हो रहे थे, इस डिजास्टर की वजह से नया चेंज लाने की जरूरत थी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की जरूरत थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत थी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसको सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बनाया गया। इस तरह 1982 में नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो जाता है। जो 1982 का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी कौन सी फीचर्स है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।